नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो सी-टेट और एचपी-टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो हमारे पास सी-टेट और एचपी-टेट होता है इसमें हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। उन्हीं 30 क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हैं तो उसका आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी स्टार्टिंग में किस विषय का अंग था? ए दर्शन शास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी तर्क शास्त्र, डी भौतिकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। जो हमारे पास मनोविज्ञान था, जो हमारे पास साइकोलॉजी है, वो स्टार्टिंग में किसका अंग था? तो वो हमारे पास फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का अंग है। जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास साइकोलॉजी है वो स्टार्टिंग में किस विषय का अंग था। तो उसका आंसर हो जाएगा फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए सीखना, बी परिपक्वन, सी सीखना तथा परिपक्वन दोनों, डी सामाजिक मानदंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक, सीखना तथा परिपक्वन दोनों। जो मानसिक वृद्धि और विकास है उसके लिए कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लर्निंग एंड परिपक्वन दोनों इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विकास का सिद्धांत है। जो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंटें दी गई है, उस स्टेटमेंट में से एक जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और वो डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल है वो उसका भाग है। ए विकास हमेशा रेखीय होता है, बी सभी की विकास दर समान नहीं होती, सी विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर्संबंधी नहीं होती है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। जितने भी जो इंडिविजुअल है या आदमी है उन सभी की जो डेवलपमेंट है या विकास दर है वो एक समान नहीं होती है। मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया था कि जो जितने भी लोग हैं सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण सभी की जो विकास दर है वो एक समान नहीं होती है। जो पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर दी गई थी वो दी गई थी विकास हमेशा रेखीय होता है, ये असत्य है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो विकास है वो रेखीय नहीं, वो एक स्पाइरल होता है। जबकि जो अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी वो थी कि विकास सभी प्रतिक्रियाएं अंतर्संबंधी नहीं होती है, जबकि विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर्संबंधी होती है। और जो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर थी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है ये कैसा है? ये जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक चलता है। ये स्टेटमेंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो जिन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है उन्होंने 4 चरण बताए थे कि इनमें से कौन सा उनका चरण नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो जिन पियाजे ने दिया है। ए इंद्रियगामक अवस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी उत्तर क्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उत्तर क्रियात्मक अवस्था। जो जिन पियाजे हैं उन्होंने उत्तर क्रियात्मक अवस्था नहीं दी है, उन्होंने मूर्त क्रियात्मक अवस्था दी है। कौन सी अवस्था दी है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और जो सेंसरी मोटर पहली स्टेज उन्होंने दी है, तो सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट में भी बताया था कि इंद्रियगामक अवस्था जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कब से कब तक होती है? वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। और जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। जबकि जो हमारे पास मूर्त क्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। जबकि अमूर्त क्रियात्मक अवस्था जो वो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जिन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताई है, जिसमें पहली स्टेज उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताई है, इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक बताई है। उसके बाद उन्होंने पूर्व क्रियात्मक अवस्था बताई है,
जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक चलती है, और तीसरी स्टेज उन्होंने ऑपरेशनल बताई है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है, और जो लास्ट स्टेज उन्होंने बताई है वो बताई है कंक्रीट स्टेज। जो कंक्रीट स्टेज है वो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए जितने भी यहाँ पर मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। जो कोहलबर्ग है, मैंने पिछले कल भी इनके बारे में आपको बताया था कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी शारीरिक विकास के चरण, सी संवेगात्मक विकास के चरण, डी नैतिक विकास के चरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास के चरण। जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की बात की है, मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात की है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोहलबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास के चरणों की बात की है। और इन्होंने जो नैतिक विकास के चरण है उनको कितने भागों में बांटा है, उनको इन्होंने 3 भागों में बांटा है, और आगे जाकर इन्होंने उनको 2-2 भागों में और डिवाइड किया है, तो 6 भाग उसके हो जाते हैं, जबकि नैतिक विकास के इन्होंने 3 चरण बताए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ए पार्श्वकरण, सी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी सहारा देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहारा देना। जो पुष्पा है वो किसी कार्य को नहीं कर पा रही है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, परंतु जो उसका पीयर जो स्टेज है, पीयर ग्रुप है, उसकी सहायता से उस कार्य को वो करने की कोशिश कर रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सहारा देना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? ए वातावरण के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों तथा भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। जो यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंटें दी हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंटें ट्रू है, परंतु जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है वो कौन सी है? वो हमारे पास ऑप्शन सी होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण। जो हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किसके कारण आता है? वो हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण आता है। इसलिए जो हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो वो किस कारण देखने को मिलते हैं? आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। जबकि पहले में वातावरण आपका इन्वायरमेंट दिया था, दूसरे में आपका जो हेरिडिटी, और जो चौथा था इसमें हेरिडिटी बताया गया है, परंतु तीसरे में ये सब एक ही में जोड़ दिया गया था, तो इसलिए जो तीसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट का आधारभूत एलिमेंट क्या है? ए विद्यालय, बी माता पिता व परिवार, सी समुदाय, डी जनसंचार माध्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माता पिता एवं परिवार। जो बच्चा होता है, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होती है? वो परिवार और जो माता पिता है उनके द्वारा की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? माता पिता एवं परिवार। बच्चा वही सीखेगा जो उसके माता पिता के द्वारा जिस तरह का एक्ट किया जाएगा, और जिस तरह का एक्ट उसके परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा किया जाता है, तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट उसी तरह से होती है। जबकि जो आपके स्कूल है वो भी इसको प्रभावित करता है, आपकी कम्युनिटी भी इसको प्रभावित करती है, जो आपके कम्युनिकेशन है या जनसंचार माध्यम है वो भी इसको प्रभावित करते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किस चीज़ का पड़ता है? माता पिता एवं परिवार का। ऐसे क्वेश्चनों में जो स्टूडेंट है वो गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो जैसे स्कूल है, स्कूल भी सोशल डेवलपमेंट करता है, कम्युनिटी भी करता है, और जनसंचार जो कम्युनिकेशन है वो भी सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट करता है, तो वो इसको गलत कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमने सबसे ज़्यादा देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बैठती है। तो जो माता पिता है एवं परिवार है उसके द्वारा ही बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या अर्थ है? ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी बच्चों को शिक्षक
का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना। सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यदि मैंने आपको पिछले कल बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो होती है जिसमें जो भी एक्ट किए जाते हैं, जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, वो किसको मध्य में रखकर किए जाते हैं, स्टूडेंट को मध्य में रखकर किए जाते हैं। और उन्हें उनके विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और जो भी एक्ट या जो भी करिकुलम में आप को करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं तो उनकी उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये बाल केंद्रित एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ए, थॉर्नडाइक द्वारा, बी, थर्स्टन द्वारा, सी, स्पीयरमैन द्वारा, डी, बिने द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, स्पीयरमैन द्वारा। जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो उसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक बालक की कालानुक्रमिक उम्र 60 महीने है तथा उसकी मानसिक उम्र 72 महीने है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि जो IQ है, उसका IQ क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है IQ निकालने का वो पता होना चाहिए, MA/CA × 100। जो MA है ये क्या है, ये आपकी मेंटल एज है। तो यहाँ पर जो मेंटल एज है वो कितनी है, वो 72 हो जाएगी। और जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, वो 60 हो जाएगी और × 100। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपको पता हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 120 आ जाएगा। यदि ये फॉर्मूला आपको पता होगा जो IQ निकालने के लिए होता है, MA/CA × 100। MA मतलब हुआ यहाँ पर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास उम्र के बारे में पूछा गया था कि उसकी उम्र या उसकी इंटेलिजेंस क्या होगी, कि यदि उसका कालानुक्रमिक या क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 60 महीने है, और उसकी जो मेंटल एज है वो 72 मंथ्स है, तो उसकी IQ क्या होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120। तो उसका IQ क्या होगा, 120 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? जब एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए, समान तत्व सिद्धांत, बी, द्वितत्व सिद्धांत, सी, सामान्यकरण सिद्धांत, डी, इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास CTET का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि एक भाषा से हम दूसरी भाषा को सीखते हैं, उसकी सहायता से सीखते हैं, तो उस जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? तो उस प्रिंसिपल को समान तत्व सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान तत्व सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषयों में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी जो बाकी स्टेटमेंट हैं, सारी की सारी स्टेटमेंटें आपको ट्रू लग रही होगी, परंतु जो यहाँ पर ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जिसमें हमारे को लगेगा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो लड़के हैं, जो माना जाता है कि जो लड़के हैं वो घर के कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उनके पास मसल्स पावर होती है और वो अपना जो जोर आजमाइश वाले जितने भी कार्य होते हैं, जहाँ पर वेट उठाना होता है, तो वो
कार्य लड़कियों के द्वारा किए जाते हैं, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है उसमें यही दिया गया है कि लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। जबकि जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो है कि लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी वो थी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का एक माइंड सेट है उसमें क्या है कि जो लड़के हैं वो साइंस पढ़ेंगे, जो लड़कियां हैं उनको होम साइंस पढ़ाया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाएगी। और लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक माइंड सेट है कि जो लड़कियां होती है वो बाहर का कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए उनको घर का कार्य ही करना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाती है। जो सही हो जाएगी वो होगी ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या सही है। ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जो मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पहले भी बताया था कि जितने भी जो लोग हैं सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए प्रत्येक बच्चा वो विशिष्ट होता है, क्योंकि उन सभी में क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। देखो, कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो सारे के सारे आदमी, जितने भी, मैंने आपको एग्जांपल पिछले कल भी दिया था कि यदि एक हाथ है तो जिस प्रकार से एक हाथ की सारी उंगलियां अलग अलग है, तो उसी प्रकार से जितने भी व्यक्ति है वो सभी व्यक्ति अलग अलग है। तो कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी गलत है। इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अलग अलग होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर हमारे पास पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है कि 4 स्टेटमेंटों में से पर्सनैलिटी में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। ए, व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। बी, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त उपज है। सी, व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अर्धचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। डी, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति के एक्सटर्नल रूप तक ही सीमित नहीं होती है। जो पर्सनैलिटी है वो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही पाई जाती है। और व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, ये सही होता है। और व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी उसमें आपकी हेरिडिटी भी काम करती है और आपका इन्वायरमेंट भी उसके लिए काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य है। जो हमारे पास करिकुलम होता है, तो करिकुलम में लचीलापन क्यों होता है। ए, विद्यार्थियों के स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना। बी, शिक्षकों को अधिक खाली समय उपलब्ध करवाना। सी, विद्यार्थियों को खाली कालांश देना। कालांश का मतलब होता है खाली समय या जो खाली पीरियड होता है, विद्यार्थियों को खाली कालांश देना। डी, विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में उपस्थित या अनुपस्थित रहने का अवसर देना। तो जो इसका सही स्टेटमेंट जो होगी वो होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना। जो एक स्टूडेंट होता है, एक विद्यार्थी होता है, तो उसके लिए जो स्कूल है, स्कूल के अनुभव को अच्छा करना है, और जो उसकी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसकी अचीवमेंट में हमारे को इम्प्रूवमेंट करनी है। इसलिए जो हमारा करिकुलम है उसको इस तरह का फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। जो बाकी स्टेटमेंटें हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंटें फॉल्स हो जाएगी। जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कि विद्यार्थियों के स्कूल अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम की उपलब्धि है। जो हमारे पास लर्निंग है, लर्निंग की उपलब्धि क्या है। ए, ज्ञान।
बी अभिवृत्ति, सी कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो हमारे पास लर्निंग है तो लर्निंग का क्या कार्य होता है, लर्निंग की जो अचीवमेंट है वो क्या है, नॉलेज गेन करना है, अभिवृद्धि की वृद्धि करना है, और कौशल जो आपकी स्किल है उस वो स्किल को इम्प्रूव करना है। तो लर्निंग का क्या काम होता है, ज्ञान में वृद्धि करना, जो आपका नॉलेज है उसको बढ़ाना होता है, अभिवृद्धि जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसको बढ़ाना होता है, और जो कौशल जो आपकी स्किल है स्किल को भी लर्निंग के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। तो इसलिए लर्निंग की उपलब्धि ये सभी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि जो मैंने आपको पहले भी पिछले कल बताया था कि कोई यदि वंचित समूह के विद्यार्थी है तो जो सामान्य विद्यार्थियों के साथ उनको पढ़ाना है तो ये क्या है, ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, डी अपवर्जन शिक्षा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एकीकृत शिक्षा में, क्योंकि उनको लगता है कि यदि उनको एक साथ एक जगह पर पढ़ाया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, एकीकृत शिक्षा कहा जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वंचित समूह है या पिछड़ा स्टूडेंट है या बैकवर्ड स्टूडेंट है, उन सभी को एक जगह पर एक साथ एक जैसी एजुकेशन देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने जो लास्ट हमारा मॉक टेस्ट था वहां पर भी इसका जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार है, बालक की योग्यता, बी बालक की उम्र, सी बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर, डी माता पिता की शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालक की उम्र। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है आरटीई, तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि इसको कब लाया गया, तो इसको 2009 में लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को मुफ्त एजुकेशन देने का, मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन देने का अधिकार दिया गया था। तो इसी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत यदि कोई बच्चे की उम्र मान लो 10 साल है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको फर्स्ट क्लास में नहीं बिठाया जाएगा, उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग उसी क्लास में बिठाया जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 10 साल है तो उसको कौन सी क्लास में बिठाया जाना चाहिए, उसको 4th क्लास में बिठाया जाना चाहिए। यदि मान लो कोई बच्चा कभी भी स्कूल नहीं गया है और उसकी एज कितनी है, 14 वर्ष है, तो उसको कौन सी क्लास में बिठाया जाएगा, तो उसको 8th क्लास में बिठाया जाएगा। तो जो राइट टू एजुकेशन है जो हमारे पास एक्ट 2009 में आया था, और ये लागू कब हुआ था, ये 2010 में लागू हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो बालक है, जो बच्चे हैं, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनको कक्षा में प्रवेश मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालक की समस्या होती है। जो पिछड़ा जो बालक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछड़ा बालक कौन है, जिसका आईक्यू हमारे पास 90 से कम हो जाता है और जिसकी क्षमता से एक सामान्य बच्चे के बराबर है, परंतु जो उसका आईक्यू है वो 90 से नीचे आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पिछड़ा बालक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालक की समस्या होती है, ए कम शैक्षिक उपलब्धियां, बी संवेदनात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जो पिछड़ा बालक होता है उसको किस प्रकार की समस्या आती है, कम शैक्षिक उपलब्धियां, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह का उसका एजुकेशन का स्तर होगा और जिस प्रकार से उसका आईक्यू होगा, यदि वो कम हो जाता है तो वो एक पिछड़े बालक की श्रेणी में आएगा। संवेदनात्मक समस्याएं, जो उसका कॉग्निटिव बौद्धिक जो उसकी क्षमताएं होती है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक पिछड़ा बालक बन जाएगा। और सामाजिक समस्याएं, यदि उस बालक में कोई सोशल प्रॉब्लम आ रही है, सोशलाइजेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक पिछड़ा बालक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यदि कोई बच्चा है उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंटें दी है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित स्कूल में डालना चाहिए, बी उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी, सी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, डी
विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि जिस बच्चे को आंशिक रूप से यदि वो पार्शियली इम्पेयर्ड है तो उसको क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसको नॉर्मल स्कूल में डालना चाहिए और उसके साथ साथ वहाँ पर नॉर्मल स्कूल में उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में बच्चों के लिए जो स्कूल्स में बच्चे होते हैं जिनको जो पार्शियली इम्पेयर्ड होते हैं तो उनके लिए ऑडियो बुक या कुछ इस तरह के चीज़ें की जाती है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं जिसके कारण वो जो सामान्य बच्चे हैं सामान्य बच्चों के साथ अपना तालमेल कर सके और उनके बराबर में एजुकेशन ले सके। जो बाकी जितनी भी स्टेटमेंटें हैं ये गलत हो जाएगी। पहली जो स्टेटमेंट है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के, यदि कोई बच्चा पार्शियली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए स्पेशल प्रावधान किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? ए सामाजिक विकास, बी नैतिक विकास, सी बौद्धिक विकास, डी संवेदनात्मक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यदि किसी प्रकार का कोई विकास है जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो वो एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है? ए अपसारी सोच, बी अभिसारी सोच, सी विवेचनात्मक सोच, डी अमूर्त सोच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपसारी सोच। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। अपसारी डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो अपसारी सोच के कारण ही आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन स्मृति और किस नाम से जानी जाती है? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि किसी से आपने कोई बात कही है तो वो कुछ ही समय में उस बात को भूल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अल्पकालीन स्मृति या शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और किस नाम से उसको जाना जाता है? ए तत्काल स्मृति, बी स्थायी स्मृति, सी त्वरित स्मृति, डी प्राथमिक स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए तत्काल स्मृति। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको तत्काल स्मृति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कोई चीज़ उनको बताई जाती है तो वो कुछ ही टाइम में उसको भूल जाते हैं तो उसको तत्काल स्मृति भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं या ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ए थॉर्नडाइक, बी मैकडूगल, सी कोहलर, डी पेवल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने ही हमारे पास ट्रायल और एरर जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया है। इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ये इन्होंने बिल्लियों के ऊपर किया था। इन्होंने एक पिंजरा बनाया था जिसके अंदर बिल्लियों को रखा गया और वहाँ पर एक लीवर रखा गया कि जब वो उस लीवर को दबाएंगे तो वो उस पिंजरे से बाहर आ जाएंगे और फिर जो उनके लिए रिइंफोर्समेंट है वो उनको दी जाती थी। तो जो ट्रायल और एरर जो थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षक की उपयुक्त विधि क्या है? ए प्रयास व भूल विधि, बी अनुकरण विधि, सी व्याख्यान विधि, डी खेल विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेल विधि। जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं, जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उनको किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है? उनको खेल विधि के द्वारा, जो गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ जो गेम्स के द्वारा उनको बताया जाता है तो वो उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और वो उनकी परमानेंट मेमोरी में भी बैठ जाता है। जबकि वो अनुकरण विधि के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा भी, जैसे लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है तो लैंग्वेज हमारे पास इमिटेशन अनुकरण विधि के द्वारा सीखी जाती है। परंतु जो प्राथमिक कक्षा के बालक है तो उनको यदि शिक्षक किस विधि से पढ़ाता है तो उसके लिए आंसर होगा गेम थ्योरी या खेल विधि।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए, प्राकल्पना का परीक्षण करना, बी, समस्याओं के प्रति जागरूकता, सी, प्रासंगिकता जानकारी को एकत्रित करना, डी, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। जो समस्या, यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए? तो सबसे पहले समस्या के प्रति जागरूकता का आपको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। उसके बाद ही आप अन्य चीज़ें कर सकते हैं कि आपने कौन सी मेथड का उसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समस्या के प्रति जागरूकता की जो ये समस्या है ये किस प्रकार की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाई जाती है? ए, पहचान करना, बी, अंतर करना, डी, वर्गीकृत करना, सी, वर्गीकृत करना, डी, वर्णन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर करना। जो संज्ञानात्मक क्रिया है तो उसमें अंतर करना ही सूचना विश्लेषण के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा प्रोत्साहित करती है। जो अभिप्रेरणा है वो मोटिवेशन है, वो किसको प्रोत्साहित करती है? ए, आदतें, बी, चरित्र, सी, क्रियाकलाप, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रियाकलाप। जो हमारे पास मोटिवेशन होती है वो किसको प्रोत्साहित करती है? वो एक्टिविटी करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, वो किसके द्वारा, कौन आपको प्रोत्साहित कर सकता है? मोटिवेशन के द्वारा आपको जो एक्टिविटी है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं है, यदि कोई विद्यार्थी है और उनको पढ़ाई का मन नहीं है और आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? ए, उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, बी, उन विद्यार्थियों से कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि उन्हें पढ़ना है, यदि ऐसा नहीं किया तो आप प्रधानाचार्य को खबर देंगे, डी, उन्हें कुछ रुचिकर बातें बताएंगे जो उनकी रुचि या आपके विषय से संबंधित हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि उन्हें कुछ रुचिकर जो उनके इंटरेस्ट की बातें हैं और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हैं वो आप उनको बताएंगे। कि यदि आप उनको उनके इंटरेस्ट की बातें बता रहे हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि आप क्लासरूम में हैं और आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वहाँ पर बच्चे का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है और आपके जो टीचिंग है, जो आपका सिलेबस है और जो आपका सब्जेक्ट है, आप उससे रिलेटेड ही उनका जो मनोरंजन है उस तरह के उदाहरण देंगे और उस तरह की कहानियां उनको सुनाएंगे ताकि जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन हो। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।